हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं नया चैप्टर एफए का, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और चैप्टर का नाम है सेल्स परचेज, सेल्स टैक्स एंड डिस्काउंट्स। इसके अंदर आप लोगों को मेन कैलकुलेशन वगैरह भी करनी होगी, ठीक है। तो कैलकुलेटर साथ में लेके बैठना, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पहले चैप्टर कर चुके हो, इसलिए वीडियो देख रहे हो, क्योंकि एग्जाम किट बिना चैप्टर के देखना फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, फोनिक्स इज रजिस्टर्ड टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स, ठीक है। ड्यूरिंग माई फोनिक्स ने गुड सोल्ड किए विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ $600, बट एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है। तो मान के चलते हैं, हमने जो प्राइस है बेचने के लिए वो हमने $600 जो है वो लगा रखा है, और इसके अंदर हमने यैन को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे हैं। और यैन वॉज बाइंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद रहा था, तो इसलिए हमने उसको 5% का जो है वो ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोटा मोटा देखा जाए तो आपको 600 के लिस्ट प्राइस है, उसमें से आपने 5% जो है वो डिस्काउंट भी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल्स टैक्स को चार्ज करना है। सेल्स टैक्स जो होता है वो 15% दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। आपको बताना है व्हाट विल द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल्स इनवॉइस। तो ग्रॉस वैल्यू बतानी है, यानी कि डिस्काउंट को हटाओ और जब सेल्स का टैक्स आपको लगा दोगे तो लास्ट में आपकी कितनी वैल्यू बचती है वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ देखें तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले 600 लिस्ट प्राइस था, ठीक है। इसमें से आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है जो कि 5% है, ठीक है। तो 600 का जो 5% होता है वो होता है 30। तो अगर मैं 600 में से 30 माइनस करूँगा तो बचेगा 570, ठीक है। इतने का जो है वो हमारा सेल प्राइस है, ठीक है। सेल प्राइस इतना है, लेकिन अभी हमें इसमें टैक्स जोड़ना है। टैक्स जोड़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ग्रॉस अमाउंट कितना है, मतलब टैक्स को मिला के जो सेल प्राइस है उतना। तो जो टैक्स है वो है 15%। तो अगर हम इसमें 15% ऐड करेंगे, 570 का 15% जो होता है वो होता है 85.5, ठीक है। तो अगर हमने 570 में 85.5 जो है वो ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 570 प्लस 85.5 इज़ 655.5, ठीक है। तो ये आपका आ जी ग्रॉस वैल्यू। नॉर्मल सेल्स प्राइस आपने क्या किया, जो सेल्स प्राइस दे रखा था 600 का, वो आपने जो है लिया, उसमें से डिस्काउंट को माइनस करा और टैक्स सेल्स टैक्स को ऐड करा, तो आपका जो आ गया वैल्यू आ गई ग्रॉस वैल्यू की, क्या आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 127। और गाइस थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, जहाँ पे ज़्यादा जगह चाहिए होगी वहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन भी कर लेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आई गेस हमें चाहिए होगा, क्योंकि इसमें जो है एट 1 दिसंबर 2015 लॉरी और द सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़, मतलब इतने 23,778 ओड करती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर उनके फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स हैं। 800,000 की सेल्स है, जिसमें से एक्सक्लूसिव है, सेल्स एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव आप लोगों को पता होगा, ठीक है। वरना हम सॉल्व वगैरह भी करने वाले हैं। उसके बाद परचेज है और उसमें इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है वो एक पूरा सेल्स टैक्स का लेजर बनाना होगा, जो कि हम शायद यहाँ पे नीचे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत स्पेस है, ठीक है। तो यहीं पे हम काम करते हैं अपना सेल्स टैक्स का। यहाँ पे बना लेते हैं हम टी शेप लेजर सेल्स टैक्स, ठीक है। ये बन गया हमारा सेल्स टैक्स का लेजर। यहाँ पे होता है, आपको पता होगा, डेबिट, यहाँ पर होता है क्रेडिट। सेल्स टैक्स का बना रहे हैं तो आपको पता है कि फेवरेबल बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे आने वाला है। ओपनिंग बैलेंस हमारे को कितना दे रखा है, 23,778, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सेकंड में इस बैलेंस वीडियो को हटा देता हूँ, आपको पता चल रहा है कि ओपनिंग बैलेंस है 23,778, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद सेल करी हमने 800,000 की, और उस पर जो है टैक्स एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग नॉर्मल कैलकुलेटर में 800,000 इंटू 17.5% करो, तो वो आ जाएगा 140,000, यानी कि 1,40,000। सेल्स एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जो भी आपको अमाउंट दे रखा है ना, आप नॉर्मल उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका सेल्स टैक्स आ जाएगा। लेकिन अगर इंक्लूसिव दिया होता है तो आपको उसको ऐड करके करना पड़ता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, 800,000 को 17.5 अपॉन में 100 कर दिया, तो जो आपका आंसर आएगा वो 140,000 आ गया। वरना हम इसके बाद क्या करते हैं, 117.5 से करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब इंक्लूसिव वाला होगा। देखो, अब परचेजेस का आ गया, अब इसमें इंक्लूसिव सेल्स टैक्स है, और परचेजेस जो है वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, कितना टैक्स लगेगा परचेज पे वो। देखो, इंक्लूसिव का है, सेल्स टैक्स का एक्सक्लूसिव का था, तो इसलिए हम 17.5 अपॉन 100 करा। इस पे इंक्लूसिव है तो हम क्या करेंगे, 5 जो अमाउंट है 590,790, ठीक है, इंटू 17.5% नहीं करेंगे, 17.5 अपॉन में 117.5, ये जो है हम करने वाले हैं। क्योंकि जो सेल्स टैक्स है वो इंक्लूसिव है, मतलब जो टैक्स को इंक्लूड करके दे रखा है, तो हमें देखना है कि एक्सक्लूड करके कितना आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर हो 590,790
इंटू 17.5 अपॉन 117.5, तो आपका जो आंसर बचेगा वो होगा 87990। ये जो है आपका परचेजेस पे टैक्स लग गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वाली साइड का टोटल करो और इसमें से माइनस कर दो। यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और आपको यही बताना है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होने वाला है। तो 140,000 प्लस 23778 माइनस 87990 विच इज़ 75788। ठीक है, और ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 127 का आंसर होगा 75788। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। नहीं आ रही तो यार आप एक बार रिवाइंड करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है इस सब चीज़ के, तो यार आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ आ जानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, इफ़ सेल्स इंक्लूडिंग है, देखो इंक्लूडिंग, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वो सब ध्यान में बात रखना। ठीक है, तो इफ़ सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स अमाउंटेड, मतलब इतना है सेल्स टैक्स को मिला के, एंड परचेजेस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, मतलब इसके अंदर सेल्स टैक्स को ऐड नहीं किया और इसके अंदर जो है वो ऐड है ऑलरेडी। वट विल बी द बैलेंस ऑन अ सेल्स टैक्स अकाउंट एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का अमाउंट आपको दे रखा है 17.5। वापस से अगर हम वही अपना लेजर बना के मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊँ, नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है वैसे बिना लेजर बनाए भी, लेकिन हम जो है वो लेजर बनाते हैं। ये होता है क्रेडिट साइड, ये होती है डेबिट साइड। ठीक है, तो आपको सेल्स टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और मतलब जो सेल्स टैक्स पे लगा रखा है वो क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, तो अब ये जो है वो आपका क्या है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है। तो आप लोग क्या करोगे, आपको मैंने बताया था अगर इंक्लूडिंग का है तो जो अमाउंट है वो लिखो, और जो आपका टैक्स परसेंटेज है वो है 17.5। अब अपॉन में 100 नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग होता तो अपॉन में 100 करते, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, 17.5 डिवाइडेड बाय 117.5। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27612.5 मल्टीप्लाई बाई 17.5 अपॉन 117.5, जो कि बनता है 4112.5। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा वो सेल्स टैक्स का आएगा, मतलब जितना आपने टैक्स देना होगा सेल्स के ऊपर। ठीक है, ये जो आएगा वो इधर आ जाएगा। और परचेजेस का 18,000 है। देखो इस पर अब जो है आप एक्सक्लूडिंग है, तो एक्सक्लूडिंग वाले में आपको क्या बताया था, नॉर्मल जितना भी टैक्स होगा 18,000 इंटू 17.5% करोगे तो आपका आंसर आएगा 3150, जो कि इस साइड आएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। इसमें से आप इसको माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो माइनस करते हैं 4112.5 माइनस 3150 विच इज़ 962.5। ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मेन, अगर मैं आपको पूरा वो बताऊं कि ब्रीफ में बता दूं कि आपको क्या करना है, अगर आपका इंक्लूसिव है, ठीक है, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। अगर आपका इंक्लूड है तो आपको इनटू जो भी आपका टैक्स रेट दे रखा है अपॉन में 100 कर देना, और जो भी टैक्स होगा उसको ऐड कर देना। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हमने 17.5 था तो 17.5 अपॉन में 100 प्लस 17.5 कितना होता है, 117.5। ठीक है, उससे आंसर हो जाएगा। एक्सक्लूसिव में कुछ भी नहीं करना, जैसे टैक्स रेट 17.5 है तो जो भी आपका अमाउंट होगा इंटू टैक्स अपॉन में 100। ठीक है, ईजी, इससे ये सोच के करना और आपके जो भी सारे आंसर हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, इन द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2012, चार्ली है टैक्सेबल सेल्स नेट ऑफ सेल्स टैक्स, जो कि थी उसकी 90,000 की। ठीक है, 90,000 की उसकी नेट सेल्स टैक्स थी, और टैक्सेबल परचेजेज नेट्स ऑफ सेल्स टैक्स जो थी वो 72,000 की थी। सेल्स टैक्स का रेट जो आपको दे रखा है वो है 10%। आपको बताना है कितना सेल्स टैक्स जो है वो पेबल होगा टू द टैक्स अथॉरिटी, मतलब आपको टैक्स अथॉरिटी को जो है वो कितना देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है वो सेल्स नेट ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो आपका दे रखा है 90,000, आप इसको ले लो। ठीक है, 90,000 आपका सेल्स टैक्स पे लग गया और परचेजेस पे आपका जो है वो 72,000 लग गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सेल्स पे जितना लगा, परचेज पे जितना लगा, इसको जो है वो उसको माइनस करो, आपका आंसर क्या आ रहा है 18,000। इसके बाद आपको 10% सेल्स टैक्स देना है। ठीक है, तो 18,000 का 10% कितना होता है, जो कि होता है 1800। ठीक है, तो अब आपको जो 1800 है वो आपको देना है, और जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो सेल्स है वो आपकी परचेज से ज़्यादा है, मतलब सेल्स पे 90,000 है और परचेजेस जो है वो 72,000 है, तो आपको दिख रहा है कि सेल्स जो है वो परचेजेस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो है वो एक्सेस सेल्स का टैक्स है वो हमने अथॉरिटी को देना है। इसका मतलब क्या हो गया,
कि आपका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1800 पेबल। देखो सेल्स का मतलब क्या होता है कि हमने गवर्नमेंट अथॉरिटी को देना है। अगर सेल्स ज़्यादा है तो मतलब हमें जो भी अमाउंट बच रहा है वो हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी को देना है। लेकिन अगर परचेज ज़्यादा होती तो हमें ये जो पैसे हैं वो मिलने होते, तो वो मैं रिसीवेबल पे टिक करता। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले सेल्स टैक्स लिया जो कि आपको नेट दे रखा था। नेट नहीं दिया होता तो हमें टैक्स वगैरह करके लेना पड़ता। अभी नेट ही दे रखा तो 90,000 और परचेज का 72,000, आंसर आया 18,000। और 18,000 का हमें देखो सेल्स टैक्स था 10% का, तो हमने वो उसको कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, वरना थोड़ा सा चैप्टर हल्का सा डिफिकल्ट है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, असमरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ रैम्सगेट कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स एट 17.5%। ठीक है, इसका टैक्स रेट वगैरह है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इनकी अगस्त की महीने की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, सेल्स आउटपुट, आउटपुट का मतलब जो होता है वो सेल्स वगैरह के लिए होता है, और इनपुट का जो होता है वो परचेज के लिए होता है। ठीक है, आउटपुट जो है वो 60,000 है और इनपुट है 40,000। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, वापस ठीक है, मैंने आपको एक बार बता दिया एक्सक्लूसिव में क्या करना है, इंक्लूसिव में क्या करना है। तो इतना हमें क्लियर है। एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इतना उनका 3400 जो है वो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया है। और ड्यूरिंग द पीरियड उन्होंने इतने जो है वो पे करे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल इसके अंदर भी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को वही लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ओके, सो वापस से स्प्लिट स्क्रीन कर लिया इसको। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको दिख रहा है, जब वहाँ पे ज़्यादा जगह है नहीं तो यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सेल्स टैक्स यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, सेल्स टैक्स, और अब हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमें दे रखा है, ये देख रहे हो आप 3400 जो है आपने अथॉरिटी से किए हैं, ये जो है आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, जो कि यहाँ पर लिख देंगे हम क्रेडिट साइड पर। ठीक है, सेल्स का हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर आता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है 3400। उसके बाद देखो यहाँ नीचे वही पढ़ लो, 2600 जो है वो हमने पे कर दिए। पे करने से जो है वो सेल्स टैक्स कम हो जाएगा, तो हम वो डेबिट साइड में लिखेंगे। 2600 पे किए होंगे कैश, या फिर आप बैंक भी लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल अगर हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन देखते हैं तो वो बैंक से ही होता है, तो वो यहाँ पे आ गया 2600। और इसके बाद आउटपुट और इनपुट था। ठीक है, आउटपुट का मतलब मैंने आपको बताया जो कि सेल्स पे होता है, और इनपुट का मतलब जो होता है वो परचेज पे होता है। तो सेल्स वाली क्रेडिट साइड पे आती है और परचेज वाली जो होती है वो डेबिट साइड पे आती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इसका निकाल लो। एक्सक्लूसिव का है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 को नॉर्मल आप कर लो, 60,000 इंटू 17.5%, जो कि होता है 10,500, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और इनपुट वाला है 40,286। इसके बाद ये जो है वो इंक्लूसिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17.5 अपॉन में 117.5, जो कि आंसर आएगा आपका 6,000। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख लोगे 6,000, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जो मैंने आपको बताया इनपुट और उसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मल वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल कर लो, जो कि होता है आपका 13,900, और इससे इन दोनों को माइनस कर दो। 13,900 माइनस 2600 माइनस 6,000, आपका आंसर बचता है 5,300, जो कि होगा क्लोजिंग बैलेंस। और आपको क्लोजिंग बैलेंस बताना है, अमाउंट ड्यू टू द टैक्स अथॉरिटीज़ एट द एंड, आपको कितना अमाउंट करना है, वो होगा 5,300। ठीक है, 5,300। ओके, आई होप आप लोगों को चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मैंने बहुत प्रिसाइज होने की कोशिश करी, और जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो मतलब आपके सामने। ठीक है, फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन द सेल्स अकाउंट ऑफ अ बिजनेस विच इज रजिस्टर्ड टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे हम लोग। ओके, सो ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है इट इज़ क्रेडिटेड विद द टोटल ऑफ सेल्स मेड इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। देखो, क्रेडिट तो हम करते हैं जो भी टोटल सेल्स होती है, लेकिन उसके अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं होता। आप जो मतलब अगर देखो, हम जो आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसमें हम सेल्स लिखते हैं। ठीक है, तो सेल्स उतनी लिखते हैं बिना टैक्स के, क्योंकि बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। आपको पता होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, फिर हम इंटरेस्ट को पे करते हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है वो, फिर उसके बाद हम टैक्स पे करते हैं, तो पूरा टैक्स जो है वो लास्ट में पे कर देते हैं। लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, नॉर्मल सेल्स रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिना टैक्स की होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, टोटल सेल्स मेड एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। यस, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। और इसके अंदर तो परचेज है, इधर एक्सपेंसेस है, तो सेल्स के अंदर परचेज और एक्सपेंस का क्या ही खेल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132,
बिजनेस सोल्ड गुड्स दैट हैड अ नेट वैल्यू ऑफ 600 टू लहरी। 600 के जो है वो गुड्स सोल्ड किए हैं लहरी को, और 17.5% जो है वो आपको टैक्स भी दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, बट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड बाय द सेलर टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इफ सेल्स टैक्स इज अप्लाइड एट 17.5%। तो नॉर्मल आपको एंट्री बतानी है क्या क्या होगी, ठीक है। तो आपने 600 की जो है वो नेट वैल्यू दे रखी है। नेट वैल्यू का मतलब है कि इसमें से भी सेल्स टैक्स हटाया हुआ है, तो पहले आप 600 में 17.5% जोड़ दो, जो कि होगा 705। ओके, तो 705 होगा, तो इसका मतलब हमें पैसे कितने आने हैं, 705। और इधर ऑप्शन ही खाली मेरे को बी ही दिख रहा है, तो सीधा सीधा मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, 600 जो डॉलर्स हैं इसमें अभी अभी हमें कौन सी वैल्यू है, नेट वैल्यू है। तो ग्रॉस वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसमें जो है वो टैक्स को ऐड कर दोगे। तो 600 और प्लस अगर आप 17.5% करोगे तो वो होता है 705। तो इसका मतलब रिसीवेबल है 705। सेल्स टैक्स, सेल्स आपने 600 की और सेल्स टैक्स आपका लग गया 105 का। नॉर्मल आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे और अच्छे तरीके से समझ आएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। लेकर अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अ स्ट्रीमर दैट हैड अ नेट वैल्यू ऑफ $200 की जो है उसने मतलब सेल्स रिटर्न कर दी है। व्हाट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड बाय स्ट्रीमर टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इफ ट्रांजैक्शन आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स इज पेबल। मतलब आपको टैक्स रेट दे रखा है 17.5% का, और आपको नेट वैल्यू दे रखी है $200 की, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि आपका रिटर्न मतलब जो भी आप सेल्स रिटर्न वगैरह आपकी हुई है तो कितने की हुई है। देखो नेट वैल्यू 200 की है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो सबसे पहली बात देखो, जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो आपको क्या पता है, रिटर्न इनवर्ड होता है। रिटर्न इनवर्ड आपको ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, और सी में तो आपको रिटर्न इनवर्ड दिख ही नहीं रहा है, तो सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और डी में दिख रहा है, ठीक है। तो हमने सी ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद 17.5% जो है वो हमारा टैक्स है पेबल 17.5, और 200 जो डॉलर है वो नेट वैल्यू है। तो अगर हमें ग्रॉस वैल्यू निकालनी हो तो 200 इंटू 17.5% कर लो। 35 का जो है वो हमारा टैक्स लगने वाला है। टैक्स की वैल्यू देख लो, 35 का है। इन सब तीनों जगह में है, ठीक है। और रिटर्न कितने का हो रहा है हमारे को, $200 का। $200 यहाँ पर डी पर है, और आपका जो है $200 जो है वो यहाँ पर है। तो ये बी ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ए और डी बचता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिसीवेबल को डेबिट किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है रिटर्न इनवर्ट को, और डी ऑप्शन को भी गलत कर दिया। डी ऑप्शन को एक्चुअली स्टार्ट में हमको जो है वो एलिमिनेट कर देना चाहिए था, क्योंकि सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ट जो भी होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो आपकी एंट्री क्या बनी, सेल्स रिटर्न हुई $200 की, $35 का जो है आपको टैक्स भी वापस आया है, तो इसलिए आपको उसको डेबिट कर दिया। और रिसीवेबल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से, 235 से। 200 नेट वैल्यू थी, ग्रॉस वैल्यू कितनी होगी, 235। तो रिसीवेबल जो कम होगा वो 235 से होगा, सेल्स टैक्स इतना, और रिटर्न इनवर्ट जो हुआ इतने से डेबिट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं यार, अब हम क्वेश्चन नंबर 134। इसके अंदर क्या है, संग कंपनी विच इज रजिस्टर्ड टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स, ठीक है। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000 प्लस सेल्स टैक्स 1200। सेल्स टैक्स आपको 1200 दे रखा है, फर्नीचर को ख़रीदा है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले एंट्री बतानी है। देखो फर्नीचर हर चीज़ में डेबिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन में सेल्स टैक्स को भी डेबिट कर रहे हैं। एक और नई बात, अगर आपको जब सेल्स के टाइम होता है ना, जब आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स होता है उस टाइम क्रेडिट, ठीक है। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स टैक्स होगा क्रेडिट, और अगर आप परचेज़ करते हो तो आपका जो सेल्स टैक्स होता है वो होता है डेबिट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो इससे आपको जो है वो आने वाले सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाने चाहिए। एक तो आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, और एक आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम परचेज़ करेंगे तो सेल्स टैक्स डेबिट होगा, जब भी हम सेल्स करेंगे तो सेल्स टैक्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान में बात याद रखते हुए अब आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप फर्नीचर खरीद रहे हो, कितने का है, 8,000 रुपये का, तो फर्नीचर 8,000 से डेबिट होगा, जो कि बी ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में तो सीधा 9200 कर दिया, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। 8,000 और फर्नीचर, ठीक है। बी सी डी ऑप्शन बच रहे हैं। इसके बाद इन्होंने सेल्स टैक्स को क्रेडिट कर दिया है जबकि हम परचेज़ कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद सी वाला है जिसमें हमने सेल्स टैक्स को डेबिट किया हुआ है। डी वाले में भी हमने तो टैक्स का कुछ लिया ही नहीं हुआ। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाओ तो भी सीधा सीधा सी आंसर बन रहा है। अगर आप लॉजिक से जाओ तो भी सी आंसर बनेगा। फर्नीचर 8,000 का है इसलिए इसको डेबिट कर दिया, 1200 का सेल्स टैक्स, तो टोटल पेबल को कितने हो गए हमारे, 9200। टोटल हमें पैसे देने 9200। ओके, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं।
इसके बाद आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल्स टैक्स ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है चीज़ों के बारे में। सेल्स टैक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। येस ट्रू, इनडायरेक्ट होता है, मतलब आपको सीधा डायरेक्ट नहीं होता। मतलब अगर आप किसी शॉप पे गए सामान खरीदने, उसने आपको कोई सामान बेचा तो सीधा आपको उसने जो अपनी लाइबिलिटी है वो ट्रांसफ़र कर दी। ऐसा थोड़ी है कि वो सीधा आप लोगों को खरीदना ही था। तो ये जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, जिसमें बर्डन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे पहले सप्लायर पे बर्डन था कि उसको टैक्स पे करना था, लेकिन उसने क्या किया, मान लो वो सामान खरीद के लाया 120 रुपये का, लेकिन उसमें टैक्स इंक्लूड था 20 रुपये का, मतलब सामान तो खाली 100 रुपये का ही था, तो उसको 120 का पड़ा। वो आपको आगे 120 का बेच देगा, तो आप टैक्स उसकी जगह किसने पे कर दिया, आप लोगों ने पे कर दिया, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। इसलिए ट्रू होगा। इफ़ इनपुट टैक्स एक्सीड्स आउटपुट टैक्स द डिफरेंस इज पेबल टू द टैक्स अथॉरिटीज। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इनपुट टैक्स किसके लिए होता है, परचेज़ के लिए, और जो आउटपुट टैक्स वो होता है सेल्स के लिए, ठीक है। अगर हमने, याद है आपको, सेल्स में से परचेज़ को माइनस करा था, फिर हमारा एक आंसर बचा था, फिर उसके बाद जो आंसर आया था वो हमने पेबल आया था, क्योंकि उसमें परचेज़ जो थी वो कम थी, सेल्स जो थी वो ज़्यादा थी, इसलिए हमने वो पेबल था। अब यहाँ पे भी बता रहा है अगर परचेज़ ज़्यादा होगी और सेल्स जो है वो कम होगी, यहाँ पे इनपुट टैक्स एक्सीड लिखा है ना, यानी कि परचेज़ का ज़्यादा है और आउटपुट का टैक्स है, तो वो पेबल नहीं होता, वो रिसीवेबल होगा। ये मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को पता होगा तो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये जो होगा वो फॉल्स होगा इसका आंसर। और सेल टैक्सेस इंक्लूडेड इन, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अगर चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरी रहे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। पहले वाला जो था वो ट्रू था, सेकंड वाला हमने फॉल्स कर दिया। सेल्स टैक्सेस इंक्लूडेड इन द रिपोर्टेड सेल्स एंड परचेज ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस। नहीं, ये भी हम चीज़ पढ़ चुके हैं कि लास्ट में जाके पूरे टैक्स को हटाते हैं हम, ऐसे पूरी सेल्स और परचेज में से उसको टैक्स को हटा के नहीं दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव ही होता है, ठीक है, इंक्लूड नहीं करते हम। सेल्स टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड ऑन सम परचेजेज। येस, अगर हम कुछ परचेजेस करते हैं तो उसके अंदर जो है वो सेल्स टैक्स हमें रिकवर नहीं हो सकता है, जैसे कि हमने कुछ एक्सपेंसेस करे जो कि हमने क्रेडिट पर करे हैं, ठीक है, या फिर हमने कुछ परचेजेस वगैरह करे हैं, तो उस चीज़ों में कुछ चीज़ों में होते हैं कि जहाँ पर हम जो अपना सेल्स टैक्स है उसको नहीं रिकवर कर सकते। तो ये जो होगा वो होगा ट्रू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि देखो, आपको ओपनिंग पेबल दे रखे हैं और क्लोजिंग पेबल दे रखे हैं। इसका मतलब आप लोग पेबल का जो अकाउंट है वो बना के उससे कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल सकते हो। अगर आपको अकाउंट नहीं भी बनाना तो आप नॉर्मल प्लस माइनस वगैरह भी करके कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मैं नॉर्मल तरीके से करके बताऊँ तो एक तो ओपनिंग बैलेंस ले लो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 142,600। इसके अंदर जो है परचेजेस आपको कहीं पे दिख रहा होगा, देखो कैश पेड है और इसके बाद आपको डिस्काउंट रिसीव है, गुड्स रिटर्न है, क्लोजिंग पेबल्स है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है, इसमें से आपने कैश कितना पे कर दिया, 542,300 का, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अकाउंट बनाऊँ पेबल्स का, तो ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आपका 142,600 ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। आपने कैश कितना पे करा है, कैश पे करोगे तो पेबल्स जो हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए वो डेबिट साइड पे आएगा। 542,300। डिस्काउंट आपको कितने का मिला है, 13,200 का, ये भी आ गया 13,200 का पेबल्स। गुड रिटर्न का मतलब है आप लोगों ने सामान वापस करा है, इसका मतलब वापस आपके पेबल जो हैं वो कम हो गए, तो ये भी आपका आ गया 27,500। क्लोजिंग पेबल्स आपको दे रखे हैं 137,800। यस, तो आपको यहाँ पे देख रहे हो साफ साफ ये वाली साइड यहाँ पर है और ये इधर है, और आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ परचेज जो होती है उसकी वजह से हमारे पेबल जो हैं वो बढ़ते हैं, इसका मतलब वो क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए। तो इन सबको टोटल करो, उसमें से इसको माइनस कर दो, जो आंसर बचेगा वो आपका परचेज हो जाएगा, ठीक है। तो 542,300 प्लस 13,200 प्लस 27500 प्लस 137,850 माइनस 142,600 तो आपका आंसर आ रहा है 578,200, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये है क्या है आपका परचेजेज। तो आपको पूछा था कॉस्ट ऑफ परचेजेज कितने, आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया, आपका आंसर 578,200, ठीक है। तो ये आपका होगा कॉस्ट ऑफ परचेज। इसको थोड़ा सा हटाएंगे और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको रिसीवेबल दे रखे हैं, आपको क्या बताना है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से कि रेवेन्यू की फिगर कितनी होगी, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता चल रही है कि आपको जो लेजर वगैरह है वो सारी चीज़ें बनानी आती हैं या फिर नहीं। आपको पता होना चाहिए कि रिसीवेबल में कब कौन सी चीज़ डेबिट पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं, कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ आपको पता है तो आप लोग जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी कर सकते हो।
रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर आएगा। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 9000 वो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बता रखा है रिसीप्ट कितनी है कैश सेल्स जिसमें से 5000 हैं और 85,000 की आपको टोटल दे रखी है, ठीक है। आपको टोटल रिसीप्ट कितनी मिल रखी है 85,000, लेकिन आप लोगों को पता है जब रिसीवेबल का बैलेंस बनाते हो तो आपको कैश सेल्स नहीं इंक्लूड करनी, आपको नॉर्मल उतनी जो भी आप क्रेडिट सेल्स करते हो उसकी रिसीप्ट रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। अगर आपको रिसीप्ट मिलेगी तो आपका रिसीवेबल कम होगा, जो रिसीप्ट होती है वो हमेशा इस साइड पे आती हैं, ठीक है। तो आप लोग रिसीप्ट लिख लो जो कि आपकी 80,000 की इतना आपने लिख लिया। अब आपको बताना है कि इस इन्फॉर्मेशन से कि आपका रिवेन्यू का फिगर कितना होगा। तो रिवेन्यू जो होता है वो यहाँ पे आता है, रिवेन्यू मतलब आपने जितने भी सेल्स वगैरह करी है, ठीक है। तो आपको क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। 89,000 कितना होता है 79,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिवेन्यू, ईजी। तो आपका आंसर क्या होगा 79,000। बहुत ईजी है, आप लोगों को बस फॉर्मेट पता होना चाहिए कि रिसीवेबल कब बढ़ेगा, कब कम होगा, कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। प्रीत इज़ अ सोल प्रोप्राइटर हुज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट, ठीक है। उसकी जो सारी सेल्स हैं कैश सेल्स हैं ड्यूरिंग द ईयर उसने 50,000 अपनी बिज़नेस में लगाए, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग 5,000 फ्रॉम द सेल ऑफ बिज़नेस कार, मतलब 5,000 में उसने अपनी बिज़नेस की जो है वो गाड़ी भी बेची। 5,000 को यहाँ पे लगा देते हैं। उसने पे करे 12,000 वेजेस कैश में ही। उसने विड्रू करे 2,000 पर मंथ एज ड्राइंग्स, ठीक है। द कैश इन टिल एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर वॉज 300 एंड 400, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि रिवेन्यू का होगा। इसमें आप सीधा सीधा आपको देखो कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम इसमें कैश अकाउंट से जो है रेवेन्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको किसी भी चीज़ का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो आप वही अकाउंट बना लिया करो, ठीक है। ये थोड़ी पहचान होती है कि जैसे कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आप कैश अकाउंट बनाओ और उससे रेवेन्यू निकाल लो। रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स। अगर आप सेल्स को ही कहो तो सेल्स ही एक काइंड ऑफ जो होता है वो रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू आपको बताना है। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 300, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है, ओके। और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दे रखा है 400। इसके बाद हम धीरे धीरे करने चलते। देखो जो उसने किया है 50,000 उसने जो है वो बैंक कर दिए हैं, यानी कि अपने जो 50,000 पैसा है वो बैंक में डाल दिया है। तो उसका मतलब क्या होगा, बैंक को अब देखो ये एंट्री होगी, बैंक डेबिट होगा और कैश क्या होता है क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक को तो कैश जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आएगा बैंक, और कितना कर दिया हमने 50,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद 5,000 जो है वो बिज़नेस की कार जो है उसने सेल करी है, ठीक है। अगर उसने सेल करी है तो उसका मतलब उसके बाद पैसा आया है, तो हम वो डेबिट साइड पे लिखेंगे 5,000। और इसके बाद उसने देखो 2,000 पर मंथ जो है वो ड्राइंग्स भी करी है। पर मंथ 2,000 है तो इसका मतलब पूरे साल की कितनी हो गई 2,000 इंटू 12 जो कि होता है 24,000। तो इसका मतलब ड्राइंग्स जो हैं वो इस साइड आएंगी क्योंकि जो पैसा है वो जा रहा है 24,000। इसके बाद हमारी जो है कुछ भी चीज़ बची हैं क्या, यस वेजेस भी उसने पे करी हैं 12,000 की। वेजेस उसने पे करी हैं तो उससे भी पैसा जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये साइड का जो है वो टोटल कर लो और इसमें से इनको माइनस कर दो, जो आपका आंसर बचेगा वो आपका क्या होगा रेवेन्यू होगा, ठीक है। इन सब का टोटल करो 50,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 400 माइनस कर देंगे अब हम उसमें से 300 और 5,000। आपका आंसर बचेगा 81,000 और 100। ये आंसर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। जो भी चीज़ नहीं समझ आ रही एक बार रिवाइंड करो, वापस देखो, आई होप आपको समझ में आ जाएंगी। वरना एक बार अच्छे से देखो कि लेजर में क्या चीज़ें डेबिट होती हैं, क्या चीज़ें क्रेडिट होती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग अश्विनीज फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। क्रेडिट सेल्स इतनी है जो कि एक्सक्लूसिव है और परचेज इतनी है वो इंक्लूसिव है। मैं आपको इंक्लूसिव बहुत बार समझा चुका हूँ अभी तक, ठीक है। तो आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा वो चीज़। पेमेंट हमने करी है इतनी जो कि वो भी इंक्लूसिव है सेल्स टैक्स की। जो भी हमारा टैक्स रेट है वो है 20% का। आपको बताना है कि बैलेंस क्या होगा अश्विनी की सेल्स टैक्स अकाउंट का एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग। तो इसका मतलब आपको बस ये बताना है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका सेल्स पे टैक्स कितना लग रहा है। 121,000 एक्सक्लूसिव है तो आपको 121,000 ये जो अमाउंट है सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 20%। आप लोग कैलकुलेटर में क्या लिखोगे 1,21,000 इंटू 20% जो कि होता है 24,200, ठीक है। तो आपका सेल्स पे टैक्स लग गया इतना 24,200। इसके बाद परचेज जो है वो आपका इंक्लूसिव 157, ये 20% आपका टैक्स है। तो आपको क्या करना है 157 110 लिखोगे कैलकुलेटर पे इंटू
20 में 120, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 26,185। ठीक है, आपने हम लोगों ने किया था सेल्स का जो होता है वो यहाँ पे आता है, फिर इसमें से परचेज़ माइनस करोगे। अब देखो हमारा आंसर आएगा 1985 जो कि है नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, 1985 का नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर जो होगा वो डेबिट में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेल्स टैक्स है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब है कि हमें ये जो पैसा है वो रिसीव होने वाला है। हम आपने पढ़ा था ना कि जब परचेज़ का टैक्स ज़्यादा हो और सेल्स का टैक्स जो है वो कम हो, तो हमें जो पैसा आना है वो आने वाला होता है, इसलिए वो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा। अगर हमें पे करने वाला होता तो वो क्रेडिट में होता। ठीक है, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, हमने कुछ भी नहीं किया। सेल्स टैक्स का वो एक्सक्लूसिव निकाल लिया, इंक्लूसिव निकाल लिया, और जो है वो आंसर आ गया। इसके अंदर जो पेमेंट आपको ये वाला दे रखा था, ये आपको बस पैसे ही मतलब चकमा देने के लिए काइंड ऑफ दिया हुआ था कि आप लोग इसको देखो और इसको इंक्लूड करो, जबकि इसकी कोई हमें ज़रूरत थी नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। ठीक है, करेक्ट बतानी है। तो कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स आर बोथ अकाउंटेड फॉर एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, यही करेक्ट लग रही है मेरे को। आगे बढ़ते हैं, कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स आर बोथ अकाउंटेड फॉर एज इनकम, नहीं। इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड कैरेज आउटवर्ड्स, नहीं। इज ट्रीटेड एज इनकम एंड, नहीं, दोनों जो होते हैं वो एक्सपेंस की तरह के होते हैं। मैंने आपको ये पहले की वीडियोज़ में बता रखा है कि कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, जुपिटर कंपनी रिटर्न अनसेटिस्फैक्ट्री गुड्स टू सैटर्न। जे कंपनी ने, एस कंपनी को जो है वो कुछ गुड्स रिटर्न करे हैं। गुड हैज़ बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय सैटर्न। सैटर्न ने ठीक है, सैटर्न ने जे कंपनी को जो है वो गुड सेल्स करे थे, अब उसने जो है वो वापस कर दिए। कितने का थे, 100 के थे, उसमें सेल्स टैक्स जो था वो था 20 का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो है वो परचेजेस हैं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड निकाल पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम देखें कि हमें क्या करना है, सैटर्न की कंपनी की तरफ से करना है। सैटर्न ने जो है वो जे कंपनी को भेजे थे, इसका मतलब इन्होंने सेल्स करी थी। ठीक है, अब अगर वो वापस आ रही है तो वो क्या है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, पहले आपको ये पहचानना है कि आपको क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रही है ना। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो जहाँ जहाँ पे देखो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे भी रिटर्न आउटवर्ड लिखा है, तो बी और डी ऑप्शन आपके सीधा सीधा कट गए। रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखो रिटर्न इनवर्ड लिखा ही नहीं, तो सी ऑप्शन सीधा सीधा मेरा करेक्ट बन रहा है। अभी मैंने कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया, बस मैंने ये देखा है कि क्या कौन सा चीज़ आना चाहिए, और उसी को देख के मैंने सीधा आंसर लगा दिया। आप ऐसे करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपने क्या करा है, देखो आपको सेल्स जो है वो रिटर्न हुई है 100 की, और सेल्स टैक्स जो है वो इतना है 20 का, तो वो भी डेबिट कर दिया, और रिसीवेबल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, एलियट इज़ रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स ड्यूरिंग अक्टूबर। उसने गुड सेल किए विद टैक्स एक्सक्लूसिव 800 के, काई को क्रेडिट पे, और काय जो है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहा था, तो उसने जो है 8% जो है वो 8% से जो है वो प्राइस कम करवा लिया। सेल्स टैक्स का जो आपको वो है कितना दे रखा है, 25%। ऐसा क्वेश्चन हमने सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन किया था, कोई नहीं करते हैं। सबसे पहले आप जो 800 है उसमें से 8% को माइनस कर दो, कैलकुलेटर में सीधा सीधा लिखो 800 माइनस 8%। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 736। ठीक है, कैलकुलेटर में करो, बहुत ईजी है, 736 आंसर आएगा। इसके बाद आपको सेल्स टैक्स दे रखी है 25%, आपको क्या करना है, 736 लिखा है प्लस 25% कर दोगे आप सीधा सीधा, तो आपका आंसर आ जाएगा 920। आपको कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर में करना है, 1 मिनट से भी कम का समय आपको लगने वाला है। मैंने क्या किया, 800 है, पहले इसमें से जो डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर दिया, जो मेरा आंसर बचा उसमें से मैंने 25% ऐड कर दिया, क्योंकि हमें क्या बतानी है, ग्रॉस वैल्यू, मतलब सारा सेल्स टैक्स वगैरह ऐड करके और जो डिस्काउंट दिया उसको माइनस करके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, ABC कंपनी सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1000। ABC कंपनी ने गुड्स सोल्ड करें 1000 के, ट्रेड डिस्काउंट आपको 5% है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट आपको 4% है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर पे कर दोगे तो आपको 4% और डिस्काउंट मिलेगा, वरना 5% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही गया। ठीक है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अवेलेबल टू कस्टमर इज 30 days फ्रॉम इनवॉइस डेट एट द पॉइंट ऑफ सेल। स्मिथ वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ, देखो अगर यहाँ पे लिखा है ना वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज, इसका मतलब जो है उसको ये 4% वाला डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसको नॉर्मल 5% का डिस्काउंट ही मिलेगा। 4% का डिस्काउंट तब मिलता जब अगर ये 7 दिन के अंदर अंदर पे कर देता, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो नॉट एक्सपेक्टेड है, ये देख रहे हो, ये लाइन क्या लिखी है कि वो नहीं पे एडवांटेज नहीं लेगा, तो इसका मतलब उसको 4% का डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन इफ स्मिथ सब्सिक्वेंटली पेड विद इन 7 days एंड वॉज एलिजिबल फॉर द सेटलमेंट डिस्काउंट बट अकाउंटिंग एंट्री शुड बी मेड
पहले यहाँ पे लिखा है कि वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इस आइटम को जो है वो लेगा, लेकिन बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो वो 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है, तो आपका जो है वो कितना अमाउंट डेबिट होगा, क्या चीज़ क्रेडिट होगी, क्या चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले 1000 के हमने सेल किए, 5% का जो है वो ट्रेड डिस्काउंट उसको मिलना ही है। 1000 का 5% कितना होता है, 50। और जो 50 है वो लोग, हम आपको पता है कि जब भी अभी हम एंट्री करते हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो 50, यानी कि अब हमारा टोटल अमाउंट कितना बच रहा है, 950। उसमें से भी मान लो उसने 4% का डिस्काउंट लेना है, तो 950 मल्टीप्लाई बाय 4%, जो कि आपका होता है 38, ठीक है। तो इतना डिस्काउंट उसको मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट अगर हम अलाउ करेंगे तो हमारी ये रेवेन्यू को डेबिट करना होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं 38 से नहीं। सी ऑप्शन में रेवेन्यू को डेबिट कर रहे हैं 38 से, ए ऑप्शन में तो 50 से कर रहे हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन भी गलत, और जो डी ऑप्शन है वो भी गलत, ठीक है। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले 1000 के गुड्स थे, जिसमें से 50 का हमने ट्रेड डिस्काउंट कर लिया, तो हमारे गुड्स की वैल्यू भी फ़िलहाल बच रही है 950, ठीक है। और आपको पता है कि जो भी हम जो अपना क्या कहते हैं सेल्स वगैरह करते हैं उसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते, 950 बच रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 950 बच रहा है, तो रिसीवेबल हमारे कितने हो गए, 950 के। इसमें से 950 का आपको दे रखा है कि 4% का वो जो डिस्काउंट है वो लेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो 4% का डिस्काउंट है वो उसने क्या है, 7 दिन में पे कर देगा, तो मतलब 4% का डिस्काउंट भी देगा। तो अब 950 पे 4% का डिस्काउंट जो होता है वो होता है 38 आपकी। इसका मतलब हो गया रेवेन्यू जो एक सेकेंड, ये बी ऑप्शन पे क्यों लग रहा है, ठीक है। जो ये सी ऑप्शन में देख रहे हो, रेवेन्यू को डेबिट किया हुआ है, ये रेवेन्यू को इसलिए डेबिट करा हुआ है, आप इसको ना एक टाइप से काइंड ऑफ कह सकते हो कि डिस्काउंट अलाउड समझते हो, जो हम लोग मतलब 12th वगैरह में भी पढ़ते हैं अपनी, मतलब नॉर्मल अकाउंटेंसी में क्या कहते थे उसको, कि डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू को डेबिट किया हुआ। रेवेन्यू वैसे नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट, जब रेवेन्यू हमारे पास अर्न करते हैं, लेकिन अब हमारा रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब मान लो अगर डिस्काउंट नहीं देते तो हमारे पास 950 रुपये आते, तो रेवेन्यू 950 से होता, लेकिन अब हमारे पास 38 रुपीज़ कम आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। रेवेन्यू को आप काइंड ऑफ डिस्काउंट अलाउड भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिस्काउंट अलाउड की जगह क्या करा हुआ है, रेवेन्यू को डेबिट किया हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वापस से एक बार रिवाइंड करके देखो, आई होप आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगी। थोड़ा बहुत मान लो कि नई चीज़ अगर होगी तो आप लोगों को दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, वरना बाद में ईजी हो जाएगा। फिर भी स्टिल भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आपके उस चैनल के अबाउट में मेरा वो टेलीग्राम का भी यूज़र नेम मिल जाएगा, अगर कुछ आपको डाउट वाउट आता है तो आप वहाँ पे भी जाके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ABC कंपनी 144 क्वेश्चन, ABC कंपनी सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2500, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 5% है और अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट 4% है अगर 7 दिन के अंदर पे कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ जोन सब्सिक्वेंटली पेड विद इन 7 days एंड वॉज एलिजिबल फॉर द सेटलमेंट डिस्काउंट बट अकाउंटिंग एंट्री शुड बी मेड बाय ABC कंपनी टू रिकॉर्ड। सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। सेम एकदम डिट्टो कॉपी कर दिया इन लोगों ने। देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर उठाओ, 2500 में से सबसे पहले 5% को माइनस कर दो। 25 आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे 2500 माइनस 5%, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे लिखो, आपका आंसर आ जाएगा 2375, ठीक है। 2375 आपको आंसर में दिख जाएगा, ठीक है। अब 2375 है, इसमें से डिस्काउंट जो है वो 4% का है, तो आप क्या करो, 2375 माइनस 4% कर दो कैलकुलेटर पे, ठीक है। कुछ भी आपको अपने आप से नहीं करना, तो आपका आंसर आएगा 2280, ठीक है। 2280 आपका आंसर आ गया। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अवेलेबल जो है वो 30 दिन का है, द पॉइंट ऑफ सेल जोन टू टेक एडवांटेज। अब ये देखो, यहाँ पर एक और चीज़ भी है जो आपको बतानी है, इज द पॉइंट ऑफ सेल जोन वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अर्ली सेटलमेंट, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, जो स्मिथ जो था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो स्मिथ जो है वो पेमेंट कर देगा, इसीलिए हम लोगों ने जहाँ यहाँ पे क्या किया था, रेवेन्यू को डेबिट कर दिया था, क्योंकि हम लोग तो ये मान के चल रहे थे ना यार कि वो पेमेंट नहीं करेगा 7 दिन के अंदर अंदर, तो इसलिए हमने उसको रेवेन्यू में बुक कर लिया। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहले ही लिख रखा है कि वो एडवांटेज लेगा, इसका मतलब हमें पता है कि यार उसको हमें डिस्काउंट देना ही देना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इस वाले ऑप्शन में जो बैंक को डेबिट कर देंगे और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। वापस से मैं आपको बताता हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि वो एडवांटेज नहीं लेगा, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या करा होगा, हम लोग खुशी खुशी 950 का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो लेकिन क्या हुआ, उस बंदे ने 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, और कर दी तो इसका मतलब अब हमें कितने का आएगा, 950 में से हमें 38 का वहाँ पे डिस्काउंट दे रहे थे ना,
तो 912 रुपये हमारे पास आए, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 950 आएंगे। तो हमें जो है वो लॉस हो गया 38 का हमारा, जो कि उसकी वजह से हमारा रिवेन्यू 38 से कम हो गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यार अब आप लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में कि वो एडवांटेज लेगा, इसका मतलब हमें पहले से डिस्काउंट दे रखा है, तो हम बैंक में डेबिट कर देंगे 2280 और रिसीवेबल को वेट कर देंगे 2280 से। ठीक है, वरना आप कह सकते थे कि यार इसमें ये वाला सी वाला क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे जो है वो एडवांटेज लेगा, इसलिए हमने रिवेन्यू को डेबिट नहीं किया। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसमें था कि वो एडवांटेज जो है वो नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज। आपको एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, तभी आपके आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। इसलिए एग्जाम किट की वीडियो भी डाल रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आएगी कौन से क्वेश्चंस में कैसे कैसे आपको आंसर्स करने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। ABC कंपनी सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ इतना, ब्लैक को इतने में $4500 का जो है मतलब लिस्ट प्राइस पे सेल किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट, वही सेम चीज़ें दे रखी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, लिस्ट प्राइस दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ सेल ब्लैक वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द, मतलब देखो यहाँ पे भी क्या है कि उसका ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो एडवांटेज लेगा। इफ़ ऑन दिस ओकेजन ब्लैक डिड नॉट पे, इसका मतलब ये है कि यार हम लोग पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार वो तो एडवांटेज लेगा ही लेगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल कर देते, लेकिन अब उसने क्या किया, उसने पे नहीं किया है 7 दिन के अंदर अंदर। देख रहे हो, आपको तीनों केसेस अलग करके दे दिए। एक में कहा कि वो एडवांटेज नहीं लेगा लेकिन बंदा एडवांटेज ले लेता है, एक में कहा कि वो एडवांटेज लेगा और उसने एडवांटेज जो है वो ले भी लिया। अब इसमें कह रहे हैं कि वो एडवांटेज लेगा लेकिन उसने एडवांटेज जो है वो नहीं लिया। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन हैं और इसके अलग अलग जो हैं वो उसी हिसाब से आपके जो हैं वो आंसर देने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेटर उठाओ, 4500 लिखो और माइनस करो 40, देखो ऐसे करना है, 4500 माइनस आप लोगों का ट्रेड डिस्काउंट 5% है। ठीक है, तो आपको 5% तो माइनस करना ही करना है, तो आपका आंसर आएगा 4275। ठीक है, 4275 आपका आंसर आ गया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको बताना है कि 4% का डिस्काउंट है, लेकिन 4% का जो डिस्काउंट है वो ले ही नहीं रहा है बंदा। ठीक है, तो 4275 मल्टीप्लाई बाय 4% करोगे आप, तो आपका जो आंसर आता है वो आएगा 171 आ गया। अब देखो, ये वाला रिवेन्यू जो था हमें लग रहा था कि हमारा चला जाएगा, तो हमने सोचा कि डेबिट करना पड़ेगा रिवेन्यू को, लेकिन ये वाला रिवेन्यू में मिल जाता है क्योंकि उसने क्या करा है, ये वाला रिवेन्यू देखो, उसने जो है एडवांटेज लेना था लेकिन उसने डिड नॉट पे, यानी कि उसने पे नहीं करा है। उसका मतलब उसने क्या है, एडवांटेज नहीं लिया। तो अब ये डेबिट करने की जगह मैं क्या करूँगा, क्रेडिट, क्योंकि मेरे को फ़ायदा हो गया। मेरे को लग रहा था डिस्काउंट लेगा बंदा तो 171 रुपये 171 का मेरे को लॉस होगा, लेकिन अब ये मेरा रिवेन्यू बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरे को पहले देखना है रिवेन्यू 171 से कहाँ बढ़ रहा है। देखो इसमें तो रिवेन्यू का ऑप्शन वो डेबिट हो रहा है, यहाँ पर तो रिवेन्यू है ही नहीं और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, और डी ऑप्शन में देखो डेबिट बैंक करा हुआ है, रिसीवेबल को एड किया और रेवेन्यू को 171 से क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को अगर स्टिल नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जो तीनों क्वेश्चन है ना उसको एक बार रिवाइंड करो और वापस से तीनों क्वेश्चन देखो और समझो क्या हो रहा है। ठीक है, एक में था कि कस्टमर जो है एडवांटेज नहीं लेगा लेकिन उसने एडवांटेज ले लिया, एक में था कि कस्टमर एडवांटेज लेगा लेकिन उसने जो है वो एडवांटेज ले भी लिया, और एक में था कि उस कस्टमर एडवांटेज नहीं लेगा लेकिन वो कस्टमर एडवांटेज ले लेता है। एक एक चीज़ एक एक वर्ड से जो है वो जो है पूरा आंसर का सोल्यूशन बदल जाता है। इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बैंक से जो है हमारा इतने पैसे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर एडवांटेज जो है उसने नहीं लिया, रिवेन्यू हमारा 171 से बढ़ गया और रिसीवेबल जो थे वो 4104 हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हों और आगे क्वेश्चन चलते हैं। सेम क्वेश्चन वापस से थोड़ा सा अलग करके, लिस्ट प्राइस आपको इतना दे रखा है और 5% ट्रेड डिस्काउंट है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट उतना है। इसमें इसमें देखो ये सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे है कि ऐसा नहीं है, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो अर्ली पेमेंट करने वाला है। ठीक है, लेकिन इफ़ एज एक्सपेक्टेड वाई डिड नॉट पे, देखो हम लोगों ने सोचा था कि वो पे नहीं करेगा और उस बंदे ने पे नहीं करा है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर बंदे ने कहा है ऐसा लग रहा है कि वो आगे आने वाले टाइम में उतने जैसे 7 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे तो ही हम उसे 4% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि वो नहीं पे करेगा और उसने नहीं पे किया, ठीक है, उसने नहीं पे, ऐसा लग रहा है वो नहीं पे करेगा और उसने नहीं पे किया, तो जो भी ऑप्शन होगा ना उसमें ऐसे 2 चीज़ें ही आएंगी। ठीक है, तीसरी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, रिवेन्यू, या देखो एक चीज़ में रिवेन्यू डेबिट हो रहा था, एक चीज़ में रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा था। ठीक है, 2 ही चीज़ें हो रही थी। अब अगर ऐसा है कि वो एडवांटेज नहीं लेगा और उसने एडवांटेज नहीं लिया तो खाली 2 चीज़ इंक्लूड होंगी। ठीक है, बैंक और रिसीवेबल,
लेकिन और वैसे ही सेम अगर उसका ऐसा लग रहा था कि वो एडवांटेज लेने वाला है और उसने एडवांटेज ले लिया, तो उसमें भी जो 2 चीज़ें हैं वही इन्वॉल्व होंगी, ठीक है? तो आपको उसमें ऐसे आप थोड़ा सोच सकते हो कि ऐसा लग रहा है एडवांटेज लेगा और उसने ले लिया, तो 2 ही मतलब टोटल 2 चीज़ें इंक्लूड होंगी, बैंक और रिसीवेबल। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि वो एडवांटेज नहीं लेने वाला, लेकिन उसने एडवांटेज ले लिया, तो एक आपका रिवेन्यू जो है वो इंक्लूड हो जाता है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या डेबिट क्रेडिट करना है। और अगर आपको लग रहा है कि यार वो एडवांटेज लेगा और उसने एडवांटेज नहीं लिया, तो आप क्या करोगे? ठीक है। इसका जो है ना, मेरे को एक लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं अभी तक समझा हूँ, मैं इससे आपको एक चार्ट बना के समझाता हूँ, ठीक है? ओके, तो मेरे सामने मैंने आपका थोड़ा-सा चार्ट बनाया है, जिससे आपको जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, वो करने में बहुत ईज़ी लगेगी। आपको क्वेश्चन हमने चारों क्वेश्चन चारों टाइप के दिखाई आपको, ठीक है? तो आपको क्या देख रहा है, देखो आपको अगर लग रहा है कि वो एडवांटेज लेगा, लेकिन उसने एडवांटेज नहीं लिया, ठीक है? एडवांटेज किस चीज़ का, कि वो 4% का उसको डिस्काउंट मिल रहा था कि अगर वो 7 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट करे, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि वो 7 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट कर देगा, लेकिन वो नहीं करता, तो आपको क्या करना है, रिवेन्यू जो होगा वो उस चीज़ में, उस कंडीशन में क्रेडिट होगा, ठीक है? और अगर उसको लग रहा है कि यार वो 7 दिन में पे नहीं करेगा, लेकिन वो बंदा कर देता है 7 दिन में पे, तो उसमें आपको क्या करना है, रिवेन्यू को डेबिट कर देना है। और अगर आपको लगता है कि वो करेगा और उसने कर भी दी, तो आपको रिवेन्यू की कुछ भी नहीं करना, बस खाली 2 ही चीज़ें बोलूँगी, बैंक और रिसीवेबल। और वही सेम चीज़ अगर आपको लगता है कि वो नहीं करेगा और वो नहीं करता, तो फिर आपको भी रिवेन्यू इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप आपको इन सब चीज़ों की वजह से वो सारे ऐसे टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है गाइस, सो आप लोगों को आई होप वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। देखो 147 क्वेश्चन भी वैसे सही है, ठीक है? आप लोग इसे ट्राई करो अच्छे से, आसानी तरीके से, और करके बताना कि कैसा आपको समझ में आया। देखो 14 अगर नहीं है तो देखो यहाँ पे 140 जो 1400 का है, वो हमारा लिस्ट प्राइस है। पहले आप लोग सीधा सबसे पहले 1400 में से जो ट्रेड डिस्काउंट है 4% का, उसको माइनस करो। इसमें देखो बस क्या कह रहा है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा 5% का होता है और कैश डिस्काउंट 4% का होता है पहले वाले क्वेश्चन में। इन्होंने बस डिस्काउंट का परसेंटेज चेंज कर दिया, ठीक है? तो इसको अगर मैंने इसमें से माइनस किया, तो 1344 मेरा आंसर आ रहा है। इसके बाद अब सेटलमेंट डिस्काउंट है 5% का। देखो हमें था कि एक्सपेक्ट था कि वो एडवांटेज लेगा, लेकिन उसने क्या करा, उसने एडवांटेज नहीं लिया। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एडवांटेज हमें लग रहा था कि वो लेगा, लेकिन उसने नहीं लिया। इसका मतलब रिवेन्यू जो है वो क्रेडिट होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले आप रिवेन्यू देख लो कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ये देखो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में खाली रिवेन्यू को क्रेडिट हो रहा है और बाकी किसी में क्रेडिट हो ही नहीं रहा, तो बी ऑप्शन सीधा से करेक्ट हो गया। लॉजिक लगाओगे तो देखो 1344 मैंने आपको बताया, 1344 हमारा इसमें से इसको माइनस करने पे आ रहा था। कैश डिस्काउंट कितना था, 5% का। अब उसने जो है वो पे नहीं करा, इसका मतलब हमारी रेवेन्यू जो है वो 67.2 पर देखो 1344 और इंटू आप करो 5%। अगर आप ये जो 1344 है, इसको आप इस वाले डिस्काउंट से परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आता है 60, एक सेकेंड, तो आंसर आता है 67.2, ठीक है? तो इस चीज़ का अब रिवेन्यू का आपको फ़ायदा हो गया, इसलिए क्रेडिट कर दिया। बाकी बैंक और रिसीवेबल को वही कर दिया, बैंक को डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट और रिवेन्यू क्रेडिट। आई होप आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनी है, जानता हूँ मैं, बट ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई है। और अब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है कहीं से भी, तो आप मतलब एकदम बढ़िया से कर दोगे, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे लाइक कर वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।